कि यूनिट 5 से जुड़े हुए टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिशोषण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो अधिशोषण होता क्या है? किसी पदार्थ की सतह पर बाह्य कणों के जुड़ जाने की घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। तो जैसे कोई पदार्थ है और उस पदार्थ पर कोई बाहर से आकर कोई कण जुड़ जाए, जैसे कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कोई पदार्थ है, उस पर आकर बाहर से कोई कण जुड़ा है, तो इसी घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। और इस घटना या इस क्रिया में जो पदार्थ बाहर से आकर जुड़ते हैं अर्थात जो बाह्य कण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अधिशोष, इंग्लिश में बोलते हैं एडसॉर्बेट। और जो पदार्थ होते हैं जिस पर कोई बाह्य कण जुड़ता है उसे हम बोलते हैं अधिशोषक, इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। आइए इस घटना को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे आपके घर में मेज है और उस पर आकर धूल के कण चिपक जाते हैं, तो यह घटना तो कहलाती है अधिशोषण। तो जो धूल के कण चिपकते हैं ये बाह्य कण हैं, इन्हें हम अधिशोष्य कहेंगे, एडसॉर्बेट बोलेंगे। और आपका जो मेज है जिस पर अधिशोष्य चिपक रहा है अर्थात धूल के कण चिपक रहे हैं उसे हम बोलेंगे अधिशोषक, इंग्लिश में बोलेंगे एडसॉर्बेंट। आई थिंक आपका अधिशोष्य और अधिशोषक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं कि अधिशोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की। तो अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। तो इस वीडियो में हम दोनों प्रकार के अधिशोषण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक अधिशोषण की। भौतिक अधिशोषण को फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि भौतिक अधिशोषण होता क्या है। वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर भौतिक आकर्षण बल, जिसे हम वांडर बाल आकर्षण बल भी कहते हैं, के द्वारा जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण याद करना कठिन नहीं है, बस आपको सिंपली यह याद रखना है कि नाम में यह भौतिक अधिशोषण। तो यहाँ पर भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य के कण है और अधिशोषक के पृष्ठ है उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो लगता है भौतिक आकर्षण बल, और इसी आकर्षण बल के द्वारा वे आपस में जुड़ते हैं और यह घटना कहलाती है भौतिक अधिशोषण की। तो आइए इमेज के थ्रू समझते हैं कि कैसे इनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा अधिशोष्य है अर्थात के कण है और नीचे की ओर पृष्ठ है जिसको कि अधिशोषक कहलाता है। अब उनके बीच एक भौतिक आकर्षण बल लग रहा है और उस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, वांडर बाल आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल के द्वारा अधिशोष और अधिशोषक आपस में जुड़े हुए हैं और यही घटना कहलाती है भौतिक अधिशोषण। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो वांडर बाल आकर्षण बल होता है वो बहुत ही वीक आकर्षण बल होता है, इसलिए जो भौतिक अधिशोषण है बहुत ही वीक होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें किसी टेबल पर धूल के कणों का चिपक जाना, तो यह एक प्रकार का भौतिक अधिशोषण है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की, जिसे हम बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर रासायनिक अबंध द्वारा जुड़े होते हैं रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण कहलाता है। तो जब अधिशोष्य के कण और अधिशोषक के जो पृष्ठ है वो आपस में केमिकल बॉन्डिंग अर्थात रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि अधिशोषक और अधिशोष्य के कणों के बीच एक रासायनिक बंध है। और दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है एक प्रबल आबंध होता है, मतलब कोई भी केमिकल बॉन्डिंग जानते हैं प्रबल होती है, इसलिए रासायनिक अधिशोषण में जो बनने वाला बंध होता है वो प्रबल होता है। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण होना, तो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन के अधिशोषण से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। जैसे लोहे पे जंग लगना, तो होता क्या है, लोहे पर ऑक्सीजन के कण चिपक जाते हैं तो जंग लग गया, वो क्या हो गया, रासायनिक अधिशोषण हो गया। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल रासायनिक अधिशोषण के। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या डिफरेंस है। तो आप इन्हें देख सकते हैं और खुद देखकर याद कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको उसमें समझाऊं, आपको हर टॉपिक मैंने पीछे बताया। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, बात करेंगे हम अवशोषण की। यदि हम बात करें अवशोषण की, तो अवशोषण को इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब अधिशोषक में समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं अवशोषण। तो अवशोषण में होता क्या है, जब जो अधिशोष्य होते हैं अधिशोषक के अंदर, अधिशोष्य क्या होते हैं, अधिशोषक के अंदर चले जाते हैं और समान रूप से क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं, तो उस घटना को हम बोलते हैं अवशोषण। जबकि अधिशोषण में क्या था कि जो अधिशोष्य होते हैं वो केवल पृष्ठ पर ही रहते हैं,
जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम अवशोषण की, तो यदि हम स्पंज को पानी में रखें तो पानी के अणु क्या होंगे, स्पंज के अंदर चले जाएंगे, तो ये क्या हुआ, अवशोषण हुआ। लेकिन यदि पानी को हम शीशे के पृष्ठ पर लगा दें तो पानी शीशे के अंदर तो जाएगा नहीं, केवल पृष्ठ पर रहेगा, तो वहां पर वो क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो ये अंतर होता है अधिशोषण और अवशोषण में। इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अधिशोषण में क्या है कि जो अधिशोष है, जो कण है वो पृष्ठ पर है, जबकि अवशोषण में जो कण होते हैं, जो अधिशोष होते हैं, पृष्ठ के अंदर चले जाते हैं। आइए अवशोषण की और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कागज के टुकड़े को पानी में डाल दें तो पानी के जो टुकड़े होंगे वो कागज के अंदर चले जाएंगे। वही अमोनिया गैस को जल के संपर्क में रखें तो अमोनिया गैस क्या होगी, जल में घुल जाएगी। तो जैसे रिएक्शन देख सकते हैं, अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके बनाया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वही बात करें एक और एग्जाम्पल की, जब हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को जल वाष्प के संपर्क में रखते हैं तो वो क्या कहता है, जल वाष्प को अपने अंदर ले लेता है। तो इस प्रकार से अवशोषण में क्या होता है कि जो अधिशोष होते हैं, अधिशोषक के अंदर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो ये पूरी घटना कहलाती है अवशोषण। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होते हैं। तो चलते हैं पहले डिफरेंस की ओर। यदि हम बात करें अधिशोषण की तो यह एक पृष्ठीय परिघटना है। अधिशोष अणु अधिशोषक की सतह पर ही रहते हैं, जबकि वहीं बात करें हम अवशोषण की तो जो अधिशोष के अणु है अधिशोषक के अंदर चले जाते हैं, अर्थात पूरी तरह से उसके अंदर वितरित हो जाते हैं। वहीं बात करें सेकंड डिफरेंस की तो जो अधिशोषण की सतह पर अधिशोष की सांद्रता स्थूल की तुलना में बहुत अधिक होती है। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे, अगर मेज है तो मेज के ऊपर अगर धूल के कण है तो उस सतह पर क्या होगा कि जो अधिशोष है उनकी सांद्रता क्या होगी, बहुत अधिक होगी। लेकिन जो अधिशोषक है, ठीक ना, अर्थात मेज है, मेज की सांद्रता तो वहां पर अधिक होगी नहीं सतह पर। तो यही बात कर रहा है कि अधिशोषण में जो अधिशोष की सांद्रता होती है वो पृष्ठ पर अधिक होती है, जबकि वही हम बात करें अवशोषण में तो जो अधिशोष होते हैं वो समान रूप से अधिशोष के अंदर वितरित हो जाते हैं, मतलब इनकी जो सांद्रता होती है वो समान रूप से वितरित हो जाती है। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो प्रारंभ में अधिशोषण तीव्रता से होती है, यह शाम में प्राप्त होने पर धीमे धीमे घटता है। जैसे कि बात करें सिलिका जल का जल वाष्प। वही बात करें हम अवशोषण की तो अवशोषण जो होता है एक समान दर से होता है। जैसे अगर हम स्पंज में पानी को डालें तो वो समान रूप से जल को अवशोषित करेगा। या एक और उदाहरण ले लें, जैसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, अगर ये जल वाष्प को अवशोषित करेगा तो वो सामान्य रूप से जो सामान्य दर है उसी दर से ही अवशोषित करेगा। ये नहीं कि शुरू में बहुत तेजी से अवशोषित करे और बाद में बहुत कम। तो ये था अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। तो स्थिर ताप पर दाब परिवर्तन के साथ ठोस अधिशोषक पर अधिशोषित गैस की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का वक्र, अर्थात जो वक्र बनता है उसे ही हम बोलते हैं अधिशोषण समतापी। दोस्तों फ्रेंडलिक ने अनेक प्रयोग किए और अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने पदार्थ की मात्रा और दाब के बीच एक संबंध स्थापित किया। तो आइए देखते हैं कि फ्रेंडलिक ने अपने प्रयोगों में क्या किया। तो फ्रेंडलिक ने प्रयोगों द्वारा स्थिर ताप पर ठोस अधिशोषक पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक निम्नलिखित संबंध बताया। तो आइए जानते हैं कि वह संबंध क्या है। तो अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो दाब के समानुपाती होती है। तो जैसे कि दोस्तों इस संबंध से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अभिक्रिया में दाब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, और यदि दाब कम करते हैं तो अधिशोषण की मात्रा घटती जाती है। क्योंकि आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि इनके बीच समानुपाती का चिन्ह है। तो जब समानुपाती का कोई भी चिन्ह होता है तो अगर एक घटता है तो दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये देखते हैं कि उन्होंने प्रयोगों द्वारा कैसे ये प्रूफ किया कि अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो दाब के बराबर होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई एक पात्र है जिसमें ठोस अधिशोषक है और उसमें गैस के अणु भरे हुए हैं और ऊपर एक पिस्टन है। तो पिस्टन के द्वारा दाब क्रिएट किया जाता है। तो जब हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस अधिशोषक के पृष्ठों पर चिपकते हैं। जितना अधिक हम प्रेशर लगाएंगे उतने ही अधिक जो गैस के अणु है वो ठोस अधिशोषक के संपर्क में आएंगे, अर्थात दाब के बढ़ने पर अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। इसे प्रूफ होता है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि जैसे जैसे पिस्टन पर हम बल लगाएंगे वैसे वैसे जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर चिपकते जाएंगे और अधिशोषण की मात्रा जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उन्होंने प्रयोगों द्वारा ये बताया कि जो अधिशोषण की मात्रा होती है दाब के कैसे समानुपाती होती है। तो आइए आगे हम जानते हैं कि अधिशोषण की मात्रा होती क्या है। अभी तक हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि अधिशोषण की मात्रा, तो अधिशोषण की मात्रा हम किसे कहते हैं, अधिशोषण की मात्रा होती क्या है। तो 1 ग्राम ठोस अधिशोषक पर अधिशोषित गैस की मात्रा, तो गैस की जो हम मात्रा लेंगे वो लेंगे ग्राम में, को अधिशोषण की मात्रा कहते हैं। मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि जो हम लोग ठोस अधिशोषक लिए हैं, ठीक है, अब उस पर जो अधिशोषित गैस है उसकी मात्रा, अब उसकी मात्रा हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, और इसी को हम बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि कोई अधिशोषित गैस है जिसका द्रव्यमान x है, तो उस प्रकार जो 1 ग्राम अधिशोषक पर अधिशोषित गैस का जो द्रव्यमान होगा वो होगा x/m, क्योंकि जो m हम लोगों ने लिया है वो अधिशोषक की मात्रा को लिया है, जो कि वो भी ग्राम में है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं जो अधिशोषण की मात्रा होगी वो x/m होगी। तो यदि अगर हम बात करें फ्रेडलिंग की अधिशोषण सिद्धांत की बात, तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि अधिशोषण की मात्रा अर्थात x/m दाब के प्रोपोर्शनल अर्थात समानुपाती होती है। तो प्रोपोर्शनल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन में हम अधिशोषण की मात्रा की जगह लिख सकते हैं x/m प्रोपोर्शनल टू p, क्योंकि जो अधिशोषण की मात्रा है x/m दाब के क्या है, समानुपाती होती है। परंतु यह जो समीकरण है दाब की प्रत्येक अवस्था पर लागू नहीं होती, इसलिए फ्रेंडलिक ने बाद में इसका एक संशोधित रूप प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कि यह संशोधित रूप क्या है। तो जो संशोधित फॉर्मूला था वही था x/m प्रोपोर्शनल टू p के पावर 1/n। तो ये एक संशोधित रूप था। तो ये जानते हैं 1/n में n क्या है, और हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहां पर एक नियतांक आता है। तो इस प्रकार प्रोपोर्शनल हटाने पर जब हम इक्वल करते हैं तो हमारा फार्मूला होगा x/m इक्वल टू k p के पावर 1/n। n जहाँ एक क्या है, नियतांक है, और k भी एक नियतांक है। तो दोस्तों ये कहलाता है फ्रेंडलिक का समतापी अधिशोषण, या इसे सिंपली आप कह सकते हैं फ्रेंडलिक का समीकरण। तो दोस्तों फ्रेंडलिक ने अपने इस समीकरण के द्वारा एक अधिशोषण समतापी वक्र बनाया जो कि निम्न प्रकार से है। तो उन्होंने इस वक्र में एक एक्सिस पे लिया x/m मतलब अधिशोषण की मात्रा, और दूसरे एक्सिस पे लिया उन्होंने दाब। तो जब उन्होंने इक्वेशन के थ्रू वक्र बनाया तो उन्हें इस प्रकार का एक वक्र मिला जिसे हम बोलते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अर्थात फ्रेंडलिक समताप अधिशोषण।